बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे अर्थवॉर्म के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, जंतुओं में शारीरिक संगठन। उसके अंतर्गत टिश्यू के बारे में पढ़ा और 3 एनिमल्स पढ़ने इसमें टिश्यू के बाद, अर्थवॉर्म, कॉकरोच और फ्रॉग। तो इसी के अंतर्गत हम लोग आज डिस्कस कर रहे थे अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, बाहरी संरचना होती है, उस सब को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अर्थवॉर्म की बाहरी संरचना कैसी होती है। और इसके पश्चात अर्थवॉर्म में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है। नेफ्रिडिया के द्वारा उत्सर्जन होता है, तो नेफ्रिडिया के द्वारा जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, तो वो हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो उत्सर्जन की इस प्रक्रिया में पढ़ा था कि अर्थवॉर्म में 3 प्रकार के नेफ्रिडिया होते हैं, इंटेगुमेंट नेफ्रिडिया, फेरेंजियल नेफ्रिडिया और सेप्टल नेफ्रिडिया, जिनके द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। उसी के पश्चात आज हम लोग डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। अर्थवॉर्म में जो प्रजनन तंत्र होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसके बारे में पढ़ रहे थे, उसकी संरचना कैसी होती है। अर्थवॉर्म कैसा है? एनेलिडा संघ का जंतु है। इसका संघ क्या है? एनेलिडा। एनेलिडा का मतलब होता है शरीर खंडों में विभक्त होता है, छल्ले के समान खंड होते हैं। इसमें ये अर्थवॉर्म कैसा है? बाइसेक्चुअल या द्विलिंगी होता है। बाइसेक्चुअल या द्विलिंगी का मतलब इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही में होते हैं। मेल और फीमेल, नर मादा जनन या मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही अर्थवॉर्म में होते हैं। इसी को हम कहते हैं क्या? बाइसेक्चुअल या द्विलिंगी। तो इसका जो शरीर होता है, बाहरी और अंदर दोनों तरह से खंडों में विभक्त होता है। तो इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और दूसरे ऑर्गन्स हैं, वो खंडों के हिसाब से व्यवस्थित होते हैं। और आपको भी इसको जो बनाना है और समझना है, वो खंडों के हिसाब से ही समझना है कि किस खंड में कौन सा अंग होता है। तो अर्थवॉर्म बाइसेक्चुअल होता है, द्विलिंगी होता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही में होते हैं, अलग अलग नहीं होते। ठीक है ना? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म, इसमें ये जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, शरीर में लगभग 120 खंड होते हैं, 150 खंड होते हैं, लेकिन शुरुआत के 20 खंडों में ही इसके पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो शुरुआत के 20 खंड इसमें बना लिए, 20 खंडों की शुरुआत में होता है। बाकी पीछे के खंड में एलिमेंट्री कनाल होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के नेफ्रिडिया होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम केवल आगे के खंडों में होता है। तो ये 20 खंडों में होता है। तो अब इसमें देखें, सबसे पहले तो ये 6ठे, 7वें और 8वें, 9वें, 6, 7, 8, 9, इन 4 खंडों में 2-2 स्पर्मैथकी होते हैं, है ना? कैसे होते हैं? 2-2 स्पर्मैथकी होते हैं। स्पर्मैथकी में स्पर्म्स कलेक्ट होते हैं। स्पर्मैथकी में क्या होते हैं? स्पर्म्स कलेक्ट होते हैं, इसीलिए इसको स्पर्मैथकी कहते हैं। और ये 4 जोड़ी होते हैं, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें खंड में। इसमें 2 थैलिक समान रचनाएं होती है, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी बाहर की तरफ, छोटी अंदर की तरफ। इधर बाहर की तरफ बड़ी, अंदर की तरफ छोटी होती है। तो ये स्पर्मैथकी 4 जोड़ी होती है, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें खंड। अब इसके पश्चात इसमें 10वें और 11वें खंड में क्या होती है? टेस्टिस सेक्स होते हैं, विद टेस्टिस सेक्स होते हैं। वृषण कोष होते हैं जिसमें टेस्टिस होते हैं। तो 2 टेस्टिस कोष होते हैं 10वें और 11वें खंड में, ये टेस्टिस सेक्स है। और इसके अंदर एक एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं।
एक जोड़ी टेस्टिस 10वें खंड में होती है और एक जोड़ी टेस्टिस 11वें खंड में होती है। एक जोड़ी टेस्टिस 10वें खंड में और एक जोड़ी टेस्टिस 11वें खंड में होती है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखती है, उंगलियों की समान संरचनाएं दिखती है जो टेस्टिस की होती है और इसमें स्पर्म बनते हैं। टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्म बनते हैं। मेल गैमीट या स्पर्म का निर्माण होता है। इसके पश्चात टेस्टिस सेल के अंदर ही 10वें खंड में एक जोड़ी और 11वें खंड में एक जोड़ी स्पर्मिड्यूकल फन्नल होता है। स्पर्मिड्यूकल फन्नल किसमें? 10वें और 11वें खंड में एक एक जोड़ी होता है। 10वें खंड में एक जोड़ी और 11वें खंड में एक जोड़ी होता है, स्पर्मिड्यूकल फन्नल। ठीक है ना? तो स्पर्मिड्यूकल फन्नल एक एक जोड़ी होता है 10वें खंड में और एक जोड़ी 11वें खंड में, 2 जोड़ी होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्पर्मिड्यूकल, स्पर्मिड्यूकल के द्वारा क्या होते हैं? फन्नल्स के द्वारा जो स्पर्म यहाँ बनते हैं वो स्पर्मिड्यूकल के द्वारा फन्नल से निकल करके वासा डिफरेंशियल से होते हुए और यहाँ पर मेल जेनाइटल पोर्ट के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर स्पर्म बनते हैं और स्पर्म बनने के बाद देखिए एक जोड़ी सेमिनल वेसिकल 11वें खंड में होती है। ये क्या है? सेमिनल वेसिकल। और एक जोड़ी सेमिनल वेसिकल 12वें खंड में होते हैं। सेमिनल वेसिकल, एक जोड़ी सेमिनल वेसिकल 12वें खंड में और एक जोड़ी सेमिनल वेसिकल 11वें खंड में होती है। 11वें खंड के जो सेमिनल वेसिकल होते हैं ये छोटे आकार के होते हैं और 12वें खंड के जो सेमिनल वेसिकल होते हैं ये आकार में बड़े होते हैं। तो यहाँ जो स्पर्म बनते हैं वो सेमिनल वेसिकल में आकर के कलेक्ट होते हैं, मैच्योर होते हैं, उनका विकास होता है। तो 10वें खंड के जो स्पर्म बनते हैं यहाँ पर टेस्टिस में वो 11वें खंड के सेमिनल वेसिकल में मैच्योर होते हैं और 11वें खंड के टेस्टिस से जो स्पर्म बनते हैं वो 12वें खंड के सेमिनल वेसिकल में आकर के विकसित होते हैं, मैच्योर होते हैं, उनका विकास होता है पूरा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स में स्पर्म्स विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं, बनते हैं यहाँ पर टेस्टिस में 10वें खंड के और 11वें खंड के। अब इसके पश्चात इसमें जब यहाँ पर सेमिनल वेसिकल में मैच्योर हो जाते हैं तो इसके बाद ये नली बनी हुई है, इस नली के द्वारा ये स्पर्म्स बाहर आते हैं और स्पर्मिड्यूकल के फन्नल के द्वारा ये वासा डिफरेंशिया से होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ये यहाँ पर क्या है? मेल जेनाइटल पोर, यहाँ पर मेल जेनाइटल पोर होती है 18वें खंड में। तो यहाँ पर ये 2 नलियाँ दिख रही हैं, 2 नली हैं, एक वासा डिफरेंशिया। ये जो नली है जो स्पर्म्स को ले जाती है इसको क्या कहते हैं? वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया। तो ये स्पर्मिड्यूकल 2 नलियां हैं, एक स्पर्मिड्यूकल फन्नल इसके लिए है वासा डिफरेंशिया और एक इसकी है। इसी प्रकार से 2 वासा डिफरेंशिया इधर है, एक इस स्पर्मिड्यूकल फन्नल के लिए और एक इस स्पर्मिड्यूकल फन्नल के लिए होती है। तो इस प्रकार से ये वासा डिफरेंशिया से होते हुए यहाँ से बाहर निकलते हैं मेल जेनाइटल पोर से स्पर्म्स। इसके पश्चात 13वें खंड में एक जोड़ी ओवरी होती है, एक ये है और एक ये है। तो 13वें खंड के जो सेप्टम होता है, सेप्टम से एक जोड़ी ओवरी लगी होती है। ठीक है ना? एक जोड़ी ओवरी सेप्टम से लगी होती है। इसके पश्चात 13वें और 14वें खंड में, 13वें खंड में ये क्या होता है? ओवेरियन फन्नल होती है, मतलब कीट के आकार की रचना होती है, 13वें खंड में होती है। और फिर इसके बाद इसके नीचे ये नली लगी हुई है, क्या है? ओविडक्ट। ओविडक्ट का कुछ भाग 13वें खंड में होता है, कुछ भाग 14वें खंड में होता है। तो दोनों ओविडक्ट 14वें खंड में आके बीच में मिल जाती हैं और ये बाहर की तरफ 14वें खंड में बाहर की तरफ खुलती है, जिसे कहते हैं फीमेल जेनाइटल पोर या मादा जनन छिद्र।
ये 14वें खंड में बाहर की तरफ खुलती है। इसके पश्चात इसमें 17वें और 19वें खंड में, 17वें खंड में एक जोड़ी और 19वें खंड में एक जोड़ी क्या होती है, ये एसेसरी ग्लैंड होती है, सहायक ग्रंथियां होती है, जो कि कॉपुलेशन में सहायक होती है, कॉपुलेशन में हेल्प करती है। एक जोड़ी एसेसरी ग्लैंड किसमें होती है, 17वें खंड में होती है, और एक जोड़ी एसेसरी ग्लैंड 19वें खंड में होती है। इसके पश्चात यहाँ पर 17वें खंड से लेकर के 20वें खंड तक ये क्या होती है, एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। एक प्रोस्टेट ग्लैंड ये और एक प्रोस्टेट ग्लैंड ये, तो दो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, मतलब एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। अब यहाँ पर दो नली ये आई है, जिनसे कि स्पर्म में ड्यूकल स्पंदन से स्पर्म्स इससे होते हुए दो नलियों से इसके अंदर आते हैं, और यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड की एक नली और मिल जाती है, तो कुल मिलाकर 3 नलियां हो जाती है। तो यहाँ से 3 नलियां आकर के इसमें खुलती हैं, और इधर से भी ये 2 नलियां ये और एक प्रोस्टेट ग्लैंड की होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड में जो पदार्थ साबित होता है वो पदार्थ भी यहीं से बाहर निकलता है। तो ये जो नली है इसमें 3 नलियां, 2 नलियां इसकी और एक नली प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो 3 नलियां आके खुलती है। तो इस नली को हम क्या कहते हैं, कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट कहते हैं। सामान्य ये प्रोस्टेटिक और स्पर्मेटिक डक्ट होते हैं। प्रोस्टेटिक और स्पर्मेटिक मतलब कि इसके द्वारा स्पर्म्स भी बाहर निकलते हैं, मेल गैमेट भी बाहर निकलते हैं, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा पदार्थ साबित होता है वो भी यहीं से बाहर निकलता है। तो ये कॉमन प्रोस्टेटिक और स्पर्मेटिक डक्ट 18वें खंड के मध्य में बाहर की तरफ वेंट्रल साइड में अधर सतह में खुलते हैं, जिन्हें कि हम मेल जेनाइटल पोर कहते हैं, नर जनन छिद्र। तो इस प्रकार से अर्थवर्म में 14वें खंड में बाहर की तरफ फीमेल जेनाइटल पोर होता है, और 18वें खंड में 2 मेल जेनाइटल पोर होते हैं जो कि बाहर की तरफ खुलते हैं। तो इस प्रकार से मेल जेनाइटल पोर 2 होते हैं, 18वें खंड में होते हैं, और फीमेल जेनाइटल पोर 14वें खंड में होता है, मध्य में बाहर की तरफ खुलता है। तो ये अर्थवर्म जो होता है, केचुआ जो होता है, वो बाइसेक्सुअल होता है। इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही में होते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए, इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो कहाँ है, मुख्य रूप से 10वें और 11वें खंड में मुख्य रूप से है। फैलाव तो आगे तक है, लेकिन मुख्य रूप से 10वें और 11वें में है। लेकिन 12वें खंड में भी ये सेमिनल वेसिकल है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही है, ठीक है ना। तो ये 10वें और 11वें खंड में मुख्य रूप से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और 13वें और 14वें खंड में जो ओवरी है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये 13वें और 14वें खंड में जो ओविड्यूकल फन्नल और ओविडक्ट, ये फीमेल जेनाइटल पोर, ये पूरा कहलाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो 13वें और 14वें खंड में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और 10वें और 11वें खंड में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो इस प्रकार से दोनों ही सिस्टम एक ही अर्थवर्म होते हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। तो इस प्रकार से ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रजनन तंत्र है। तो अर्थवर्म में प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, उसमें कौन कौन से अंग होते हैं, ये आपको अच्छी प्रकार से समझ करके इसको बनाना है प्रिपेयर कॉपी में, और इसके बारे में लिखना भी है। तो सही प्रकार से इसको समझ करके फेयर कॉपी में इसका डायग्राम बनाएंगे और इसको लिखेंगे, और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्म पर हम नेक्स्ट टॉपिक को इसी के आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।